टॉपिक है वो आज क्या है, वायरसेस। क्या है हमारे पास, वायरसेस। अब वायरसेस को अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो ग्रीक वर्ड था एक, कौन सा, ग्रीक वर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, कुछ कहते हैं ग्रीक वर्ड वायरस था, कुछ लोग कहते हैं ग्रीक का वर्ड वेनम था। तो जिस बुक में जो लिखा हुआ है तुम लोग उसी को कंसीडर कर लो। लेकिन ग्रीक वर्ड अगर यहाँ पे मैं वेनम भी लिखूं या फिर वायरस लिखूं, दोनों का मतलब है पॉइजन। दोनों का मतलब क्या है, पॉइजन, जहर। ठीक है, तो उससे वर्ड निकला है वायरसेस। अब इसको वायरस का नाम ही क्यों दिया गया, हालांकि ये जहर नहीं तो प्रॉपर एंटिटी है, उसको वायरसेस का नाम क्यों दिया गया है, जहर का नाम क्यों दिया गया, वो हम देखेंगे उसके बाद जब इसका हिस्ट्री में जाएंगे। लेकिन अभी ये पता होना चाहिए कि ग्रीक कह रहा हूँ, सॉरी, लैटिन वर्ड है, लैटिनी जुबान का है, लैटिन वर्ड है वेनम या वायरस, जिसका मतलब क्या होगा, पॉइजन। तो वायरसेस क्या है, बेसिकली वायरसेस को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसको यूज समझे कि एक डेफिनेशन ये कि वायरसेस आर पैथोजेंस, वायरसेस आर पैथोजेंस। एक बात तो ये ठीक है भाई, वायरसेस पैथोजेंस ही है हमारे पास। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी चीजें, ऐसे सेल्स जो कि हमें या प्लांट्स को या फिर किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करें, उसको बीमार करें, उसको क्या कहते हैं, पैथोजन। उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। तो वायरसेस हमारे पास पैथोजेंस होते हैं, मतलब बीमारी प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स हैं, विच काज डिजीजेस, विच काज, जो के काज करती हैं डिजीजेस इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। या ह्यूमन की जगह, ह्यूमन में तो करते ही करते हैं, इसकी जगह अगर एनिमल्स लिखें तो एनिमल्स में हम भी आ जाएंगे फिर। तो एनिमल्स और प्लांट्स में वायरसेस क्या है, ऐसे पैथोजन, अब इस एनिमल में ह्यूमन भी शामिल है, तो ऐसे पैथोजन जो के मतलब वायरसेस पैथोजन है जो कि ह्यूमन और प्लांट्स में या एनिमल्स और प्लांट्स में हमारे पास बीमारी काज करते हैं। बीमारी जो है वो तो माइक्रोब भी काज कर रहे हो, तो बैक्टीरिया भी काज करते हैं, वो तो प्रोटिस्टा भी काज करते हैं। तो फिर वायरसेस जो है उसकी एक ये डेफिनेशन, ये सिंपल, इसी जहन में कि ये बीमारियां काज करते हैं, इस वजह से ये वायरसेस को पढ़ना लाजमी है। दूसरा, अगर मैं इसके एक बात एक्सप्लेनेशन में बाद में कही दूंगा, लेकिन एक बात याद रखो कि वायरसेस आर, अगर कोई तुम लोगों से डेफिनेशन पूछे, कुछ भी जहन में नहीं आ रहा हो, ये लाइन लिख दो, बहुत सारा काम हो जाएगा। वायरसेस आर क्या है हमारे पास वायरसेस क्या है, वायरसेस है हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। क्या है हमारे पास, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे मतलब एंटिटीज जिनको अगर होस्ट नहीं मिलता तो इनका मतलब ये ना कुछ डिवाइड कर सकेंगे, ना इनकी अपनी कोई जिंदगी होगी। ठीक है, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ये तो थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसको और वो करें, डिफाइन करें या इसके बारे में थोड़ा और पढ़ें, तो जो द स्टडी ऑफ वायरसेस है, द स्टडी ऑफ वायरसेस मतलब वायरस को स्टडी करने वाली जो फील्ड है उसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। सो व्हाट इज वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ बायोलॉजी व्हिच स्टडीज वायरसेस, कि वायरसेस क्या हैं, कैसे ये रेप्लिकेट करते हैं, कैसे ये इन्फेक्ट करते हैं, कैसे ये होस्ट के पास जाते हैं, कैसे होस्ट को टेक ओवर करते हैं, ये सारी चीजें जो वायरस से रिलेटेड है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। और जो बंदा इसको स्टडी कर रहा होता है उसको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो क्या वायरसेस को स्टडी कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजिस्ट। अब एक अजीब सी बात है, मतलब एक हंसी वाली बात भी है, बिजार सी एक बात है, अजीब सी, कि हमने इसको कहा कि वायरोलॉजी है, और वायरोलॉजी हम कहते हैं कि वो सबसेट है ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के अंदर एक फील्ड है जिसको कहते हैं वायरोलॉजी, और वायरोलॉजी है स्टडी ऑफ वायरसेस। अब देखो, उस लिहाज से अगर हम इसको सरसरी देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है कि स्टडी बायोलॉजी का सबसेट वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ वायरसेस। लेकिन अजीब बात फील नहीं होती कि वायरसेस जो है वो लिविंग एंटिटी है या नहीं, उसको जिंदा चीजें या जिंदा सेल या जिंदा मखलूक कंसिडर ही नहीं किया जाता। किसको, वायरसेस को। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट कि वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा वो एक पैथोजेनिक एंटिटी है। दूसरा नाम क्या है इसका, पैथोजेनिक एंटिटी है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं है, उसके बजाय अगर इसको पैथोजेनिक एंटिटी बोलते हैं, एक ऐसी मखलूक जो बीमारियां काज करती हैं जो कि लिविंग नहीं होती, तो वो हमारे पास वायरसेस हैं। तो अब यहाँ पे बिजार की हो कि वो इस वजह से कि सबसेट ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ
लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे पास बायोलॉजी है, लेकिन उसी के सबसेट में वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी वायरसेस को स्टडी करती है, और वायरसेस लाइफ है ही नहीं, उसमें जिंदगी है ही नहीं, वो लिविंग मैटर है ही नहीं। जब वो लिविंग मैटर नहीं है तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन अभी तुम लोग याद यही करो कि वायरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वायरसेस है, जो कि सबसेट है बायोलॉजी का। इतनी बातें समझ आ गई। पैथोजेनिक एंटिटी। अब यहाँ से देखो सवाल फिर ये उठता है कि अच्छा अगर वायरसेस नहीं है लिविंग थिंग्स तो फिर क्यों है, मतलब अगर ये लिविंग भी नहीं है तो फिर ये नॉन लिविंग कैसे। तो इसमें ये बड़ी मतलब एक पेचीदा सी सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इसको ना हम नॉन लिविंग कह पा रहे हैं और ना ही हम इसको लिविंग कह पा रहे हैं। इसमें ऐसे मतलब कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इसी वक्त उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कुछ इसके अंदर खूबियां हैं जिसकी वजह से ये लिविंग वाले भी इसमें खूबियां हैं। तो हमने अभी वो डिस्कस करने कि इसके अंदर कौन सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये आ जाता है कि व्हाई वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो अभी आप तुम लोगों ने आंसर यही करना है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सही है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, वैसे कौन सा हमारा लेक्चर जो है वो छोटे होते हैं, काफी प्रॉपर लेक्चर होते हैं, तो आज का लेक्चर भी वैसे थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। हालांकि ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे वायरसेस के बारे में। ये बातें तो हमने देख ली कि वायरसेस क्या है, कौन से वर्ड है, क्या मतलब है उस वर्ड का, और स्टडी ऑफ वायरसेस क्या कहलाती है, एटीसी एटीसी। अब हम देखेंगे कि इसके ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको लिविंग बनाती है। क्या बनाती है, लिविंग। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले देखेंगे, कौन सी लिविंग प्रॉपर्टीज जो वायरसेस की होती हैं वो हम देखेंगे, लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। ठीक है, अब लिविंग प्रॉपर्टीज जो है अगर हम इसकी सबसे पहले बात करें तो लिविंग प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहली लिविंग प्रॉपर्टी इसकी ये है कि भाई इसके पास अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या है, हमारे पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। सो वायरसेस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या है हमारे पास, देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब यह लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि हर लिविंग सेल के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो वायरसेस है उनके पास भी अपना जेनेटिक मेकअप है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना इनहेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है बाकी नॉन लिविंग के लिहाज से कि बाकी जितने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक जितने भी तुम लोग कंसीडर करो, सब में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मटेरियल है, वो है हमारे पास डीएनए। वो क्या है हमारे पास, डीएनए। लेकिन वायरसेस में जो है उसमें डीएनए भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, उसमें आरएनए भी हो सकता है। मतलब जेनेटिक कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जिनका जेनेटिक मेकअप जो है, जिनका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा, डीएनए होगा ही नहीं। कुछ ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा, आरएनए नहीं होगा। तो जो बाकी लिविंग थिंग्स है उसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का बना होगा, वो क्या होगा, डीएनए का होगा। लेकिन वायरसेस का डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। ठीक है, ये बात तो एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें डीएनए और आरएनए भी हो सकते हैं। एक और लिहाज से कि जो लिविंग सेल्स है उसमें जितना भी डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। वो क्या हमारे पास कि ये एक स्ट्रैंड, ठीक है, इसी के साथ उस पे दूसरा स्ट्रैंड। हमेशा डीएनए में ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना, बट जितनी भी लिविंग मटेरियल है उसका डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, मतलब एक स्ट्रैंड डीएनए का। इसी तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। हालांकि लिविंग थिंग में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बहुत कम सुनने को मिलता है। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। फिर पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, मतलब जेनेटिक मटेरियल्स जिसका है वो काफी वेरी करता है एज कंपेयर टू अदर लिविंग थिंग्स। लेकिन फिर भी जेनेटिक मटेरियल तो उसका अपना है। सो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो वायरसेस हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल अपना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है,
दूसरी प्रॉपर्टी मैं क्या देता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ये कि ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो ज्यादा एनर्जेटिक रेज है, वो जब आते हैं वायरसेस पे पड़ती हैं तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है, जो इनका सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसी वजह से जो लैब में लेमिनार फ्लो है, कैबिनेट है, लेमिनार कैबिनेट, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज लगी होती है, ताकि जब वो आती है उस जगह को तो वो उसको डिसइंफेक्टेड कर देती है, उसमें कोई वायरस नहीं बचता, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी लिविंग थिंग वहाँ पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं वो भी गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये भी प्रॉपर्टी बाकी लिविंग सेल्स की है कि जब हम जैसे बैक्टीरिया, जरासीम, माइक्रोब्स वगैरह को हम किसी जगह से खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस सेल को, उस माइक्रोब्स के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके जो वायरस का जो हमारे पास होता है एंटिटी जो होती है, इसको सेल भी नहीं कह सकते, तो जो वायरस की एंटिटी होती है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ये कर सकते हैं। बाकी जो लिविंग थिंग्स है वो भी अपने आप को डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना प्रोजीनी बनाते हैं, अपनी औलाद जो है ना आगे बना देते हैं। वायरसेस भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ। थोड़ा सा फर्क क्या है कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें अपना ही सेल, अपनी मशीनरी, अपना सेल यूज कर रहा होता है और उसकी मदद से वो एंजाइम और सारी चीजें बना के हमारे पास डिवाइड कर जाता है। लेकिन यहाँ पे वायरसेस जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो करेंगे बाय यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब क्या, जिस सेल को ये वायरस से इन्फेक्ट करेंगे, ये एक सेल है, उसके अंदर एक वायरस आया, ठीक है, एक वायरस आया। अब ये वायरस जब अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद अपना डीएनए जो है वो इस वायरस के जो होस्ट सेल उसके डीएनए के साथ मिला देगा, ठीक है, मिला देगा। उसके बाद क्या होगा, इसको जितने भी मतलब इसको डिवाइड करने के लिए, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको वेरियंस बनाने के लिए, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरत होगी, चाहे उसको प्रोटीन जरूरत हो, चाहे उसको न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत हो, चाहे उसको राइबोसोम्स की जरूरत हो, कुछ भी की जरूरत हो ना, वो सारी चीजें यूज करेगा होस्ट की। किसकी? अपने। इसके पास कुछ नहीं होता, इसके पास सिर्फ एक डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, आरएनए का एक स्ट्रैंड होगा और उसको आके इसके साथ मिला देगा और उसके पास को जितनी मर्जी चीजें चाहिए होती हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो सारी की सारी यूज करेगा होस्ट सेल की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। तो ये किसकी तीसरी प्रॉपर्टी के, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक अलग तरीका है, लेकिन प्रॉपर्टी इसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास वायरसेस की कि इनके डिफरेंट स्ट्रेन्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास लिविंग थिंग्स के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है, इसी तरह जो वायरसेस है उसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हो सकते हैं। वायरसेस हैव वैरायटीज, इनमें वैरायटीज होती है, डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। तो ये भी लिविंग प्रॉपर्टी है हमारे पास कि लिविंग सेल की भी डिफरेंट वैरायटी जो है वो हो सकती है। बैक्टीरिया अलग हो सकते हैं, प्लांट्स अलग हो सकते हैं, एनिमल्स अलग हो सकते हैं, फंजाई अलग हो सकते हैं, तो एल्गी अलग हो सकते हैं, फंजाई लाइक अलग हो सकते हैं। फिर सेल के अंदर भी डिफरेंट सेल अलग हो सकते हैं, टिश्यूज वाले कुछ मसल सेल्स हो सकते हैं, कुछ ब्रेन सेल्स हो सकते हैं, कुछ कार्डियक मसल्स हो सकते हैं, कुछ प्लांट सेल्स हो सकते हैं। वैरायटीज है उनमें। तो इस तरीके से वायरसेस के अंदर भी वैरायटी है। तो ये तो कुछ चार प्रॉपर्टीज थी जो उसको लिविंग बना रही थी। अब वो वाली प्रॉपर्टी हमने देखनी है जिसकी वजह से हम इसको लिविंग में रख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम इसको जिंदा चीजों में रख नहीं पा रहे। हमें अब वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है जिसकी वजह से हम वायरसेस को क्या नहीं कर पा रहे, लिविंग में रख नहीं पा रहे। वो हमारे पास नॉन लिविंग उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। उसमें सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी जो लाइफ की होती है कि लाइफ में मतलब कि लिविंग जो थिंग होती है उसका एक सेल होता है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है विच इज सेल, जो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, उसका फंक्शनल यूनिट भी है। तो लाइफ के लिए बेसिक यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सेल होना चाहिए। वायरस के पास ऐसा कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है। सबसे पहले क्या है, नो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, नो सेल्यूलर
स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके पास कोई सेल की फॉर्म में कोई चीज है ही नहीं, ना इनका कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना इनका कोई साइटोप्लाज्म है, ना इनके पास कोई एंजाइम जैसे कि NAD+, FAD+, जो कि अगर रिस्पिरेशन वगैरह में यूज होते हैं लिविंग थिंग्स के, तो कोई एंजाइम नहीं, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, कोई एंजाइम्स नहीं, कोई भी इसका अपना एंजाइम नहीं होता, एंजाइम सिस्टम इनके अंदर है ही नहीं। मतलब अब अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कोएंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, काफी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोक्सिसोम है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर। वायरस के पास है कुछ नहीं है, उसके पास कुछ सेल फॉर्म की कोई चीज ही नहीं है, उनके पास बस एक कैप्सिड होगा और कैप्सिड के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल और एक दो तीन हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और बस खत्म। तो इसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, कोई इनका अपना एंजाइम नहीं, कोई हमारे पास इनका क्या नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। तो जब ये बात हो गई तो पहले जो प्रॉपर्टी जिसको नॉन लिविंग बनाती है कि इसके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, कोई एंजाइम नहीं, कोई हमारे पास एंजाइम सिस्टम नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे डोंट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। अब मतलब लिविंग सेल के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी का होना लाजमी है, सेट ऑफ एंजाइम्स का होना लाजमी है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, फोटोस अगर प्लांट की फोटोसिंथेसिस, इसी तरह अगर बैक्टीरिया में बात करें तो जो उनकी जो लाइफ साइकिल है, जो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, वो सारे के सारे रिएक्शंस वो हमारे पास जो वायरस है उनका अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम है ही नहीं। उनके जब वो अगर किसी होस्ट सेल में ना हो तो बाहर पड़े पड़े वो पड़े रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी हो रहा है कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी है ही नहीं। वो तो यूज करते हैं जो लिविंग सेल होगा, जो होस्ट सेल होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उनको यूज करके अपने लिए चीजें बनाते हैं, लेकिन अपना इनके पास कुछ भी नहीं है, अपना इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके पास दे डोंट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी जब इसको बना देती है क्या नॉन लिविंग, वो ये है कि वायरसेस आर क्रिस्टलाइजेबल, वायरसेस आर क्रिस्टलाइजेबल। क्रिस्टलाइजेबल क्या, और इसमें एक और भी है कि कैन बी स्टोर्ड इन बॉटल्स, कैन बी स्टोर्ड इन बॉटल्स। अब बाकी लिविंग सेल को अगर हम स्टोर करना चाह रहे हो तो उसका हम प्रॉपर मीडिया देंगे ताकि वो जिंदा रहे और उसकी वजह से स्टोर। वायरसेस को एक्सट्रैक्ट कर लो, किसी भी बोतल में डाल दो जहां से वो एस्केप ना कर पाए, तो वो वहां पे पड़े रहेंगे। फिर ये है कि अगर ये होस्ट सेल से बाहर निकले ना तो बस ये बाहर एनवायरनमेंट में पत्थर बन जाते हैं, जैसे क्रिस्टल होता है ना, इसको फिर कोई जरूरत होती है किसी चीज की। जब तक ये किसी और दूसरे होस्ट में नहीं जाएगा तब तक ये नॉन लिविंग हो। जैसे कि पत्थर पड़ा तो बस पड़ा रहेगा, वहां से हिलने वाला ये नहीं है। हवा उसको ले गई, कोई और चीज उसको ले गई, खुद से ये हिलने डुलने वाला काम नहीं करता। अगर ये बाहर है तो उसको हम क्रिस्टल की फॉर्म में ला सकते हैं, क्रिस्टलाइजेबल है। तो ये चीज जो है वो नॉन लिविंग इसको बना देती है क्या। उसके बाद इसको बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, इसको कोई मीडिया की जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। सो तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो उसको नॉन लिविंग बनाती है वो हमारे पास क्या है, वायरसेस आर क्रिस्टलाइजेबल और कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉटल, कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉटल। तो ये बात भी होगी। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो चौथा हमारे पास क्या है, चौथा है हमारे पास दे डू नॉट रिस्पायर, दे डू नॉट रिस्पायर। ये कोई सांस वांस नहीं लेते, कोई रेस्पिरेशन नहीं होती, चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन हो चाहे ऑर्गेनिक लेवल पे रेस्पिरेशन हो, इनके अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं होती, इनके अंदर कोई ग्लाइकोलाइसिस नहीं, कोई क्रेब्स साइकिल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं, नथिंग। ठीक है, इसमें कोई और जिंदा चीजों के लिए प्रॉपर्टी जरूरी है कि वो मूव कर सकते हो, वो रिस्पायर कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ये रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो भी किसी और की चीजों को इस्तेमाल करके, अपने इनके पास एक मटेरियल होता है। ठीक है, तो दे डू नॉट रिस्पायर, ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको नॉन लिविंग बनाती है। सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन पर है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है, जो कि लिविंग भी होगी नॉन लिविंग भी होगी।
वो जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं उसको कहते हैं वायरसेस। मतलब अगर ये लिविंग और एक नॉन लिविंग है, एक चीज लिविंग होती है, एक नॉन लिविंग होती है, एक चीज जो है वो इन दोनों के बीच की है जिसको बोलेंगे वायरसेस, जिसको बोलेंगे वायरसेस। मतलब अगर ये इधर चले गए तो लिविंग, इधर आ गए तो नॉन लिविंग। अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये तबाही फैलाएंगे, क्या बना देंगे, तबाही फैलाएंगे। लेकिन अगर ये इधर आ गए तो फिर ये नॉन लिविंग है, पड़े रहेंगे हजारों सालों के ये पड़े रहते हैं वायरसेस। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग बनाती थी। तो इंशाल्लाह कल से मतलब ये अगले लेक्चर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर वायरसेस को, उसकी हिस्ट्री से लेकर उसकी क्लासिफिकेशन और उसके फिर मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और जो सारी वायरस से रिलेटेड चैप्टर में या इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो लेक्चर है इसको एक इंट्रोडक्टरी सेशन के तौर पर कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि हमने वायरसेस को क्यों पढ़ना है और क्या ऐसी उनकी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से वायरस जो है वो ना लिविंग है और ना हमारे पास नॉन लिविंग।